हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉडल 9 स्काफोल्ड सेफ्टी के बारे में। प्रीवियसली हम लोगों ने मॉडल 8 लैडर सेफ्टी कवर कर लिया है। उसी का अगला मॉडल या कह लें अगला चैप्टर मॉडल 9 हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं, जो कि रहेगा अपना स्काफोल्ड सेफ्टी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक। तो ये है हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्स का मॉडल 9। ठीक। यानी ये जो भी मैं सीरीज ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ आपको, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्रैश कोर्स का स्पेशल सीरीज हो या फिर जो भी मॉडल्स मैं आपको ऑनलाइन शेयर करता हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड है। सो जो भी ट्रेनिंग्स हैं थ्योरिटिकल, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको मिलेगा। जो कैंडिडेट्स एडमिशन ले चुके हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाएगा, और जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी विजिट कर सकते हैं ब्रांच पर। उसके लिए आप लोग जाकर इंक्वायरी ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, टॉपिक पे आ जाते हैं अपना स्काफ फोल्डिंग सेफ्टी। सो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, कंपनी में हाइट पर काम करने के लिए हम लोग लैडर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन लैडर पे सिर्फ हम लोग हाइट तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन स्काफ फोल्डिंग क्या है? तो इस पे हम ऊंचाई पर काम करने के लिए चढ़ तो जाते हैं, प्लस साथ ही साथ अपना मटेरियल भी कैरी करते हैं, मटेरियल को भी लेके जाते हैं। ठीक। और ये बहुत हाइट तक जा सकता है। ये भी अलग अलग टाइप्स का होता है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज स्काफ फोल्ड, यानी स्काफ फोल्ड होता क्या है। ठीक। तो सबसे पहले बता दूं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। ये स्काफ फोल्डिंग को हिंदी में बोला जाता है मचान, या कह लें भाड़ा। ठीक। तो स्काफ फोल्डिंग क्या है, इसका एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। स्काफ फोल्डिंग, ऑल्सो कॉल्ड स्काफ फोल्ड और स्टैगिंग, इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर used to support a work crew and materials to aid in the construction, maintenance, and repair of buildings, bridge, and all other human-made structures. So, what is scaffolding? तो scaffolding एक टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि टेम्पररी वर्क के लिए बनाया गया होगा। और यह प्लेटफॉर्म, यह स्ट्रक्चर क्या करेगा? सपोर्ट करेगा वर्क क्रू को। वर्क क्रू बोलो तो एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, और उनके साथ जो मटेरियल्स है उनको ये सपोर्ट करेगा। तो कैसे कैसे काम को इस पे हम कर सकते हैं स्काफोल्डिंग का मदद लेके? तो कंस्ट्रक्शन वर्क, मेंटेनेंस वर्क, या कोई रिपेयरिंग वर्क हम लोग स्काफोल्डिंग पर चढ़ के कर सकते हैं, है ना। बिल्डिंग्स रिपेयरिंग, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ये सारे वर्क में हम लोग क्या करते हैं? स्काफ फोल्डिंग का
उपयोग करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। ठीक। तो ये था स्काफ फोल्डिंग का डेफिनेशन। अभी आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे यहाँ पर, यह एक बिल्डिंग है। इसमें अगर कुछ रेनोवेशन का, मेंटेनेंस का, डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा होगा, तो इसको बाहर से प्रॉपर तरीके से करने के लिए एक स्काफ फोल्डिंग को अटैच किया गया है, बनाया गया है। ठीक। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसी तरीके से आपको वर्क प्लेस पर भी स्काफ फोल्डिंग मिल जाएगा। अभी इस स्काफ फोल्डिंग को तैयार करने के लिए काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे होंगे, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको कि एक जगह पे असेंबल किया गया है और स्काफ फोल्डिंग को इरेक्ट किया गया है। ठीक। एक जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको, इरेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। कंपनी में जब भी स्काफ फोल्डिंग बन रहा होगा, तो उस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्शन प्रोसेस। ठीक, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? स्काफ फोल्डिंग इरेक्शन प्रोसेस। ठीक, स्काफ फोल्डिंग को बनाने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग स्काफ फोल्डिंग इरेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो इन सभी पार्ट्स को फिर आप क्या करेंगे? हटाएंगे। और ये स्काफोल्डिंग यहाँ से हटाएंगे क्योंकि ये टेम्पररी है, टेम्पररी वर्क के लिए। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, अपना काम पूरा हुआ तो इसको यहाँ से हटा देना है। तो जब आप इसके एक एक पार्ट को हटाते हैं तो उस वर्ड को बोला जाता है स्काफ होल्डिंग डिसमेंटलिंग। ठीक। क्या बोलेंगे? स्काफ होल्डिंग डिसमेंटलिंग। जब बनाया जाएगा तब बोलेंगे स्काफ होल्डिंग इरेक्शन। याद रखिएगा ये वर्ड को दोनों। और एक और वर्ड यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा, अभी दो वर्ड्स बताए हो तो। कभी कभी क्या होता है, हमें स्काफ होल्डिंग पे बाहर से सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक, बाहर से सपोर्ट देना पड़ता है जिससे हमारा स्काफ होल्डिंग हिले डुले ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सपोर्ट को देने को? आउट रिगर। ठीक, आउट रिगर या फिर आउट ब्रेस रिगर सपोर्ट। ठीक, ये बोला जाता है। इससे क्या होता है, स्काफ होल्डिंग और मजबूत हो जाता है। तो ये वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आपको मैं आगे बढ़ने से पहले स्काफ फोल्डिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसको दिखा देना चाहता हूँ। तो आपके सामने इमेज आ गया है। आप लोग स्काफ फोल्डिंग के कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, बता देता हूँ मैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा सोल प्लेट। ठीक, ये नीचे आप लोग देख रहे होंगे इमेज में। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है जी? तो सोल प्लेट है। तो ये सोल प्लेट सबसे पहला कंपोनेंट है जो कि इक्वल सरफेस पे फिट किया जाता है और इसी के ऊपर स्काफ फोल्डिंग को बनाया जाता है। सेकंड आते हैं यहाँ पर ट्रांसोम। ठीक, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसोम, जो कि एक स्टैंडर्ड और दूसरे स्टैंडर्ड के बीच को ज्वाइंट करता है। ठीक। नेक्स्ट है ट्रैवर्स ब्रेस। ट्रैवर्स बोले या फिर इसको बोले डायगोनल, दोनों का मतलब सेम है, ब्रेस। जब इस तरीके से क्रॉस करके आपको कोई पाइप मिलेगा या ब्रेसिंग मिलेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे या तो क्रॉस ब्रेसिंग, या डायगोनल ब्रेसिंग, या ट्रैवर्स ब्रेस। याद रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर बेस प्लेट। ठीक, मेरा जो माउस है उसका कर्सर पे ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पर है बेस प्लेट, यानी सोल प्लेट के ठीक ऊपर हमें एक छोटा सा और एक प्लेट मिलता है जिसको बोलते हैं बेस प्लेट। अब इसी बेस पर यह स्टैंडर्ड खड़ा होता है। सो इसके ऊपर आ जाएंगे हम लोग थोड़ा। तो यहाँ पर लेजर, लेजर को मार्क किया गया है। ये लंबा सा जो पाइप है, बोर है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। ठीक, याद रखेंगे। इसको बोलेंगे ट्रांसोम। ठीक, और ये साइड का जो भी होगा इसको बोलेंगे लेजर, लंबे पाइप को। ठीक है, याद रखेंगे इन सब चीजों को। अगला है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस। एक हमने देखा था यहाँ पे ट्रैवर्स ब्रेस जो कि ट्रांसोम के बीच रहेगा। ठीक, दोनों ट्रांसोम्स के बीच रहता है, ये डायगनली होगा। अगला है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस। ठीक,
लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस, ये भी आपका डायगोनली होगा लेकिन ये बड़ा होगा। ठीक। ट्रैवर्स बेस से ये बड़ा होता है। ठीक, ये भी डायगोनल ही होगा लेकिन ये प्लेटफॉर्म से लेके एकदम बेस सोल प्लेट से कनेक्टेड रहता है। अगला आते हैं टो बोर्ड। टो बोर्ड से पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लैंक होता है। प्लैंक प्लैंक बोले तो पटरा, लंबा लंबा पटरा होगा। उस पटरे को जोड़ के हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। ठीक। तो उस पटरे को क्या बोलते हैं जी? प्लैंक बोलते हैं। स्पेलिंग बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। PLANKS, प्लैंक्स। ठीक। तो प्लैंक्स को जोड़कर हम लोग क्या तैयार करते हैं जी? प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। माउस देखिए मेरा, राउंड राउंड घुमा रहे हैं। वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म का एरो कहाँ है? तो ये ब्लैक कलर का जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है। यह प्लेटफॉर्म तैयार कैसे होता है जी? तो प्लैंक्स को जोड़कर। ठीक, जो पटरा होगा, पटरे को चार पांच लंबे लंबे पटरे को यहाँ पे बिछाया जाएगा, तो यह एक वर्किंग प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं टो बोर्ड पे। यहाँ पर आ जाएंगे, टो बोर्ड का इमेज देखेंगे। यहाँ पे एरो देखेंगे। टो बोर्ड, टो बोर्ड क्या करता है? कोई भी मटेरियल को नीचे गिरने से बचाता है। टो बोर्ड, टो क्या होते हैं जी? पैरों की उंगलियां। तो पैरों की उंगलियों से या फिर पैरों से लग के कोई मटेरियल नीचे ना गिर जाए, उसके लिए हम लोग एक गार्डिंग देते हैं प्लेटफॉर्म को, जिसको बोलते हैं टो बोर्ड। नेक्स्ट आता है मिड रेल। मिड रेल, यहाँ पर देखेंगे एक जो गार्ड रेल का सिस्टम है पूरा, जिसमें टो बोर्ड के बाद मिड रेल आता है, बीच में एक और ब्रेस पाइप डाला जाता है जिसको हम लोग मिड रेल बोलते हैं। इसी के ठीक ऊपर सबसे टॉप पे होगा अपना टॉप रेल, या उसको हम बोल सकते हैं गार्ड रेल। ठीक, या उसको बोलेंगे, एक और वर्ड है हैंड रेल। सो टो बोर्ड, याद रखेंगे, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर टो बोर्ड, टो बोर्ड के ऊपर मिड रेल, मिड रेल के ऊपर हैंड रेल बोलेंगे इसको, या तो टॉप रेल बोलेंगे, या तो गार्ड रेल भी बोल सकते हैं। तीनों वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक वर्ड छूट गया हमारा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में बार बार आपको बोल रहा था, तो ये है स्टैंडर्ड। ये सबसे लंबा वाला जो पाइप है, बीम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जिसका कि स्काफोल्डिंग को इरेक्शन करने में इस्तेमाल में लिया जाता है। इन्हीं कंपोनेंट्स को आपस में जोड़कर असेंबल करके एक टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। ठीक। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी पॉइंट्स, सभी पार्ट्स, सभी कंपोनेंट्स। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा डिजाइन को, स्क्रीनशॉट लेके, और याद कर लीजिएगा। और जो भी मैंने बोला है उस वर्ड्स को दोबारा सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने कई नाम के अलग अलग नाम बताए हैं। ठीक, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, पॉज करके वीडियो। चलिए वापस चलते हैं सिलेबस पर। तो स्काफोल्डिंग पता चल गया हमें, उसके कंपोनेंट्स पता चल गए। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आगे पूछा जा रहा है हम लोगों से स्काफोल्डिंग टाइप्स, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग। सो सबसे पहले स्काफोल्डिंग का टाइप्स में आता है हमारा सपोर्टेड स्काफोल्डिंग। जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, ये क्या है? बिल्डिंग से चिपका हुआ है, सपोर्ट लिया गया है, इसमें दीवार का सहारा लिया गया है, इसको सपोर्ट करके बनाया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्टेड स्काफोल्डिंग। सो व्हाट इज सपोर्टेड स्काफोल्डिंग? तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। Supported scaffolding is the most widely used type in construction. It is built from the ground upswing vertical and horizontal supports. This type of scaffolding is ideal for general construction tasks like bricklaying, plastering and painting. ठीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्काफ, जो सपोर्टेड स्काफ फोल्डिंग है, ये ज्यादातर हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ग्राउंड सरफेस से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया जाएगा इसको, है ना। और इस तरीके का जो भी स्काफ फोल्डिंग है, ये कैसे काम में लिया जाएगा? तो जनरल कंस्ट्रक्शन टास्क जैसे कि ब्रिक लेइंग,
ब्रिक लेइंग का मतलब होता है जब भी कोई मकान बन रहा है तो उसमें ईंटा जोड़ा जाता है, तो उसी को ब्रिक लेइंग बोला जाएगा। अगला प्लास्टरिंग, तो ईंटा जोड़ने के बाद जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टरिंग। एंड पेंटिंग वर्क, अब उसके ऊपर अगर पेंट वगैरह कोटिंग वगैरह करना है तो उसके लिए भी हम लोग स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। जनरली आप लोगों ने अपने सिटीज में, गांव में, विलेज में देखा होगा, मकान बन रहा होगा तो वहां पे एक भाड़ा लकड़ी का मचान तैयार किया जाता है, जिसको कि स्काफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक, इसका यूज क्या है तो यहाँ पे बता दिया गया, ब्रिक वर्क, पेंटिंग, जनरल कंस्ट्रक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, टाइप्स के ऊपर। सेकंड है ना, सेकंड है मोबाइल और रोलिंग स्काफोल्ड। ठीक, सो मोबाइल और रोलिंग स्काफोल्ड इज अ टाइप ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर प्रोजेक्ट्स that allow worker to safely reach high places. Unlike traditional scaffolding, a mobile scaffolding is designed with wheel or casters, making it easily movable from one location to another location. तो यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल या रोलिंग स्काफोल्डिंग क्या है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। यह भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है सेम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ठीक, यहाँ देखेंगे, यह भी इस्तेमाल क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, मेंटेनेंस वर्क के लिए, किसी तरीके का रिपेयर प्रोजेक्ट मिले उसके लिए। ठीक, और ये वर्कर को वर्क एट हाइट पर सेफली वर्क करने के लिए भी सपोर्ट करता है। ठीक, रीच हाई प्लेसेस। ये ट्रेडिशनली जो भी स्काफ फोल्डिंग होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्हील्स लगे होते हैं। व्हील्स बोले तो इसका ये पहिया लगा होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे इमेज में, यहाँ भी देखेंगे। ठीक, और इसमें कैस्टर्स या कह लें जी कि प्लेटफॉर्म्स वगैरह लगे होते हैं, जो कि इजिली इसको मूवेबल बनाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको पोर्ट किया जा सकता है या फिर ये पोर्टेबल होता है। ठीक, देखेंगे आप लोग इमेज में भी, जो भी मोबाइल स्काफोल्डिंग होगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोर्ट किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, क्योंकि उसमें व्हील लगा होता है। और एक और बात ध्यान में रखना है, मोबाइल स्काफोल्डिंग दो टाइप्स का होगा। फर्स्ट, मैनुअल मोबाइल स्काफोल्ड। ठीक, एमएस लिख दिया मैंने शॉर्ट में, मोबाइल स्काफोल्ड। एंड सेकंड, मैकेनिकल मोबाइल स्काफोल्ड। ये जो हमारे सामने इमेज है, ये कैसा इमेज है, मोबाइल स्काफोल्डिंग का। तो कैसा मोबाइल स्काफोल्डिंग है ये, बताइए? मैनुअल स्काफोल्डिंग है। ठीक, मैनुअल बोले तो मनुष्य के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उससे ही आगे पीछे होगा, मूव करेगा। ठीक, इसमें किसी मोटर पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें व्हील लगा है, लेकिन वो व्हील कब आगे पीछे होगा, जब इसको कोई ह्यूमन आगे पीछे पुश करेगा, ह्यूमन फोर्स लगेगा। ठीक, मैनुअल फोर्स लगेगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। अभी एक और चीज यहाँ पे इस इमेज में मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखेंगे ये चीज, ये सर्कल कर रहा हूं मैं, इसको देखेंगे आप लोग, ये क्या है, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउट रिगिंग। ठीक, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया आउट रिगिंग क्या होता है, तो यही होता है बाहर से सपोर्ट देना, स्काफोल्डिंग को बाहर से सपोर्ट देना आउट रिगिंग कहलाता है। ठीक, इससे क्या होगा, स्काफोल्डिंग मजबूती से खड़ा रहेगा, डिसबैलेंस नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। कभी वर्क प्लेस पे अगर आपको बोला जाए आउट रिगिंग का व्यवस्था करवाइए, उसको जाके चेक कीजिए लगा है कि नहीं लगा है, तो आपको पता होना चाहिए आउट रिगिंग का क्या मतलब होता है।
चलिए नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग, जो कि है हमारा सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। A suspended scaffolding hangs from the roof or other high structure using rope or chain. It is typically used for tasks on tall buildings where the scaffold need to be moved up or down easily. ठीक। यानी सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग कैसा स्काफोल्डिंग होगा, ये हैंगिंग पोजीशन में होगा। ठीक, हैंगिंग पोजीशन बोले तो झूलता हुआ, लटकता हुआ। ठीक। कहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा, तो छत से मिलेगा या किसी हाई बिल्डिंग स्ट्रक्चर से इसको बांधा गया होगा रस्सी की सहायता से या फिर चैन के सहायता से। और ये चैन और रस्सी कैसा मजबूत होना चाहिए। इसका लोड कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू वर्क और मटेरियल और वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक। ये ज्यादातर हमारे को ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे कोई मेंटेनेंस का काम, ग्लास साफ करना या फिर ग्लास रिपेयरिंग वगैरह करने का काम में लिया जाता है। इसको हम इजिली मूव अप और मूव डाउन कर सकते हैं। मूव अप बोले तो ऊपर नीचे आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक। तो ये है हमारा सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग का एग्जाम्पल। इमेज में भी आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। थर्ड के बाद फिफ्थ आ गया। देखिए फिफ्थ फोर्थ यही था आपका मोबाइल स्काफोल्डिंग का ही पार्ट था, एक फोर्थ में है ना, जिसमें आपका सीजर लिफ्ट था, बूम लिफ्ट था। तो उसको मैं अलग से दिखा दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो मैंने यहाँ पे जब आपको बताया था मोबाइल स्काफोल्डिंग का दो टाइप्स है, तो उसमें से एक और टाइप्स होता है ना मैकेनिकल मोबाइल स्काफोल्डिंग। सो उसका पार्ट्स था, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा, या तो यहीं पे आपको दिखा देता हूँ मैं मोबाइल स्काफोल्डिंग को। ठीक। देखेंगे आप लोग इमेज में। पहला तो ये इमेज है हमारा, यह भी एक स्काफोल्डिंग ही है, मोबाइल स्काफोल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बूम लिफ्ट। ठीक। नेक्स्ट एक और दिखा देता हूँ आप सभी को। यही पार्ट था फोर्थ में, फोर्थ टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग यही था हमारा, जो मिस हो गया है थोड़ा सा सिलेबस में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर। हम्म। चलिए, ये है हमारा सीजर लिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, सीजर लिफ्ट। यह क्या है, यह भी एक स्काफ फोल्डिंग ही है। और ये कैसा स्काफ फोल्डिंग का टाइप है, तो मोबाइल स्काफ फोल्डिंग का टाइप है, जो कि है मैकेनिकल मोबाइल स्काफ फोल्डिंग। मैकेनिकल बोले तो ये मोटर के द्वारा चलेगा, मशीन के द्वारा आगे पीछे करेगा या ऊपर नीचे इसको मूवमेंट किया जाएगा। लेकिन जो मैनुअल हमने देखा था, मैनुअल स्काफ फोल्डिंग, वो क्या था, मनुष्यों के फोर्स के द्वारा आगे पीछे करेगा। ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल स्काफोल्डिंग का ही पार्ट है दोनों, बूम लिफ्ट और सीजर लिफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं बूम लिफ्ट। इस पे भी ऊपर प्लेटफॉर्म होगा, दो तीन लोग चढ़ सकते हैं और अपना काम हाइट का कर सकते हैं। ठीक। ये भी जनरल आपका मेंटेनेंस वर्क के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। चलिए वापस आते हैं सिलेबस पे। कोई भी चीज मिस नहीं होगी है ना, उसका वादा हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग इज कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग तो क्या होता है देख लेते हैं। A cantilever scaffolding is supported one end and extend outward. This type is used in situation where the ground below does not allow for standard scaffolding, such as overhangs and balconies. ठीक। अभी यहाँ पे कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग कैसा होता है, तो ये बोल रहा है ये सपोर्ट करेगा किसी एक किनारे को, वन एंड एंड एक्सटेंड आउटवर्ड, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है आगे पीछे। ठीक।
दिस टाइप ऑफ scaffolding is erected in situation like no ground below allow to standard scaffolding, यानी यहाँ पे इस कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जबकि यहाँ पे किसी तरीके का नीचे से ग्राउंड लेवल का सपोर्ट नहीं मिलेगा कि वहां पे हम किसी तरीके का सपोर्टेड स्काफोल्डिंग को बना पाए। ठीक। तो इस कंडीशन में हम लोग कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग बनाते हैं, जो कि एक किनारे पे एंड पे बना रहेगा और इसको एक एज से सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक। ये वाला स्काफोल्डिंग कहाँ तक हेल्प में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है, तो वर्क ऑन बिल्डिंग फेसेड्स, बालकोनीज एंड अदर ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर। ये एक तरीके से बालकनी के रूप में भी होगा, और जो भी मेंटेनेंस वर्क करना होता है बिल्डिंग पे जहाँ पे हम लोग सपोर्टेड या स्ट्रेट स्काफोल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे इसको बनाया जाता है, जिसको हम लोग कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस्टल स्काफोल्डिंग। ट्रेस्टल स्काफोल्डिंग देखेंगे यहाँ पर। Trestle scaffolding consists of movable ladder or tripod supporting the platform. It is typical use indoor for low height work. ठीक। ये ज्यादातर लो हाइट वर्क के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी ज्यादा ऊंचाई का काम जहाँ पे न हो रहा हो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और ये इस तरीके से आपको बनाया जाता है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक। सिंपल तरीके से इसको बनाया जाएगा। ट्रेस्टल स्काफोल्डिंग ए फ्रेम और एच फ्रेम बोला जाता है। इसमें दो टाइप्स होता है। ए फ्रेम में इस तरीके से ए टाइप का फ्रेम बनाएंगे और उस पे स्काफोल्डिंग को अटैच करके एक प्लेटफॉर्म को बिठा देंगे जिसपे कि जाके आप काम कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये लो हाइट का होता है, ज्यादा लंबा नहीं बनाया जाता है इसको। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 8 फीट तक। ठीक। 5 to 8 फीट तक। ये दो टाइप्स का होगा, एच फ्रेम जो कि ये है, ए फ्रेम जो कि ये है। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, तो इंडोर टास्क लाइक पेंटिंग, सीलिंग और इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक। जैसा कि मैंने बताया इसका हाइट कितना होगा, 5 से 8 फीट। तो इसको हम इंडोर यूज करेंगे, घर के अंदर जो भी सीलिंग का काम चलेगा, पेंटिंग वगैरह का, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट्स वगैरह आप करवाएंगे, पेंटिंग कराएंगे, तो ये सारी चीजों में हम लोग ट्रेस्टल स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल लेते हैं। नेक्स्ट है स्टील स्काफोल्डिंग। So steel scaffolding is highly durable and strong, making it ideal for large construction project. It is made of steel tube connected by fittings. So steel scaffolding जनरली स्टील का बना होगा। ठीक। लेकिन ये मजबूत होगा, हाईली ड्यूरेबल होगा और स्ट्रांग होगा। याद रखेंगे, ये लकड़ी के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा और ड्यूरेबल होगा। इसका भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं जी, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर। यह स्टील का बना होता है और इसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ट्यूब कह लें, कपलर कह लें, प्लेटफॉर्म्स, फ्लेजर, ये सभी चीजें आपको स्टील की ही मिलेंगी, इसका फिटिंग्स भी। सो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग हेवी लोड्स। ठीक। यानी जहाँ पे बड़े पैमाने का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग का, ब्रिज का, या कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स वगैरह प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। प्लस कोई हैवी लोड का इक्विपमेंट इस पे रखना है तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक। हैवी लोड का बात आया तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, स्काफ फोल्डिंग पे 3 टाइप्स ऑफ लोड रहता है। ठीक। लाइट वेट, मीडियम वेट एंड हैवी वेट। लाइट वेट, मीडियम वेट एंड हैवी वेट स्काफ फोल्डिंग्स होती हैं। याद रखेंगे इसका 125, ठीक, 275 एंड 375 का वेट होता है पर केजी।
मटेरियल एंड पर्सन का, पर्सन प्लस मटेरियल का, ये सिंगल पर्सन और मटेरियल का वेट बता रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 4:1 से मल्टीप्लाई करके इसको हम एक लोड कैपेसिटी तैयार कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट में स्काफोल्डिंग को तैयार करते हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं बम्बू स्काफोल्डिंग के ऊपर। नाम से ही पता चल रहा है बम्बू। सो कॉमन इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया, bamboo scaffolding is lightweight, flexible, and eco-friendly. It is a traditional method still used in some parts of the world. ठीक, बम्बू स्काफोल्डिंग जैसा कि इमेज में देख रहे हैं बांस का बना होगा। बम्बू किसको बोलते हैं जी, बांस को। सो बम्बू स्काफोल्डिंग ज्यादातर यूज किया जाता है चाइना में और इंडिया में। आप लोगों ने भी लोकली देखा होगा, या तो लकड़ी का या तो इस बम्बू का इस्तेमाल किया जाता है, बांस के पटरों का, बांस के प्लेटफॉर्म्स का। यह एक तो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, लेकिन हल्के के साथ ये फ्लेक्सिबल होगा और इको फ्रेंडली होता है। ठीक, और ये मजबूती यानी लोड्स को सह सकता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, है ना। ये इको फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है और लोड्स को ये सहन कर सकता है। यह ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्काफोल्डिंग है जो कि अभी भी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया के कुछ कुछ कोनों में। अभी इंडिया में तो होता ही है, चाइना में भी होता है ना, और भी जगहों पर होता है, मलेशिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बहुत सारे जगहों पे होता है। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट्स में इसका इस्तेमाल जनरल है, बम्बू स्काफोल्डिंग का। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है जी और किस काम में होता है ना। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, मेंटेनेंस वर्क में। यानी इसको सेम बाकी स्काफोल्डिंग्स की तरह ही कंस्ट्रक्शन के वर्क में, भवन निर्माण के वर्क में लिया जाता है। घरों को बनाने के इस्तेमाल में भी इसका, बम्बू स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्विक स्टेज स्काफोल्डिंग। क्विक स्टेज, क्विक स्टेज नाम से ही पता चल रहा है। क्विक स्टेज स्काफोल्डिंग इज अ मॉड्यूलर सिस्टम मेड फ्रॉम galvanized steel with wedge fitting used to fix the components. It is known for its ease of assembly and stability. ठीक, क्विक स्टेज यानी तुरंत आप लोग स्काफ फोल्डिंग पे चढ़ जाएं, इसका लेडर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्विक स्टेज। इसमें अलग से लेडर का फिटिंग होता है और ये कैसा है जी, मॉड्यूलर सिस्टम, है ना, एकदम मॉडर्न जमाने का स्काफ फोल्डिंग है। और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो गैल्वेनाइज स्टील का। गैल्वेनाइज बोले तो जिसमें एक जिंक की परत लगाई जाती है। ठीक, एक सेकेंड यार। गैल्वेनाइज स्टील बोले तो जिंक का एक लेयर होता है जो कि ये जो आयरन का ये बोर है, इसका बेस है, इसका पाइप है, इसमें जंग लगने से बचाता है, रोकता है, जंग रोधक होता है। ठीक, और इसमें क्या किया जाता है, इसके कंपोनेंट्स में लैडर को फिक्स किया जाता है ताकि आप इजिली एक्सेस कर पाए, इसको इजिली आप पहुंच पाए, और ये स्टेबिलिटी में भी मजबूत होता है। इसको असेंबल भी इजिली किया जा सकता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, किस किस काम में होता है, तो इसका यूज भी कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है, रेजिडेंशियल वर्क में होता है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में यूज होता है, रेनोवेशन प्रोजेक्ट में यूज होता है। ठीक, सेम चीजें, सभी स्काफोल्डिंग ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में ही इस्तेमाल होती है और वर्केट हाइट पर काम करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। आप लोग जब स्काफ फोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, चढ़ के उस पे हाइट पर जा रहे हैं ना, तो हाइट का भी खतरा इस पे जुड़ा रहता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ट्यूब एंड कपलर स्काफोल्डिंग। ठीक, ट्यूब एंड कपलर, अभी हमने सपोर्टेड स्काफोल्डिंग देखा था, तो ये उसी का पार्ट है जिसमें इसके कंपोनेंट्स होते हैं, देखेंगे। ये जो पाइप है ना, इसको ट्यूब बोलेंगे या फिर ब्रेस बोलेंगे। और इसको देखेंगे, एक
तरीके से जोड़ा गया है, असेंबल किया गया है, किसके मदद से? तो कपलर की मदद से। ठीक। तो क्या होता है देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब कनेक्टेड बाय फिटिंग्स और कपलर्स। इट इज versatile and can be used for different types of construction project, providing flexibility in height and length adjustments। ठीक। सो ये हमारे को स्काफोल्डिंग जो तैयार किया जाता है ट्यूब और कपलर की मदद से बनाया जाता है इसको, यह भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क या प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी इसको बहुत ऊंचाई के काम में भी लिया जा सकता है। यानी कोई ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इमेज में आज देखा था क्लास के शुरू में ही। कोई 6 माले की बिल्डिंग थी, उसमें हम लोगों ने सपोर्टेड स्काफोल्डिंग बनाया था। तो सपोर्टेड स्काफोल्डिंग में भी हम लोग ट्यूब, कपलर्स, क्रॉस ब्रेसिंग्स, है ना, बेस प्लेट, सोल प्लेट, प्लेटफॉर्म प्लेट, ट्रांसफॉर्म्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट है, बस यहाँ पे कपलर का एक बात बताया गया है स्पेशल, है ना, कि ट्यूब को आपस में जोड़ने का जो भी मेटल होता है, जो भी पार्ट्स होता है, उसको कपलर बोलते हैं। सो इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में होता है, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन में भी होता है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है। चलिए एक और इमेज आ गया कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पे बताया गया है फुल्ली प्लैंक्ड। ये प्लैंक है, प्लैंक बोले तो पटरा, और पटरा जब एक साथ 4-5 पटरा बिछा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बोले तो फुल्ली प्लैंक्ड। ठीक। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे एक्सेस गेट, यानी जब हम सीढ़ी से ऊपर आ गए तो यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। और इस एरिया को बोलेंगे प्लम्ब वर्टिकल। प्लम्ब बोले तो ये जो सपोर्ट दिया गया है इसको बोलते हैं प्लम्ब वर्टिकल, वर्टिकल प्लम्ब। ठीक। जो कि हमारे स्टैंडर्ड को सपोर्ट दे रहा है वर्टिकली। एक्सेस लेडर, प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने स्काफोल्डिंग पे लैडर का भी व्यवस्था करना पड़ता है। बेस प्लेट, आप सभी ने देख लिया था इमेज में कंपोनेंट्स वाले। मड सील, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? मड, मड सील। मड सील बोले तो सोल प्लेट, हमने ऊपर पढ़ा ना, इसीलिए मैंने कहा जो भी पॉइंट्स हैं एक का दो दो नाम होता है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मड सील को हम लोग सोल प्लेट भी बोलते हैं, सील प्लेट भी बोलते हैं। ठीक। अगला है क्रॉस ब्रेसिंग। ठीक। यहाँ पे देखेंगे, ये ब्रेसिंग है, क्रॉस ब्रेसिंग है ना, जो कि इधर की तरफ अगर होगा तो इसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, और इधर की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे जी? लेजर बोलेंगे। ठीक, याद रखिएगा। ये है हमारा ट्रांसफॉर्म, ब्रेसिंग ये रहा, और यहाँ सामने से जाएगा तो ये होगा हमारा लेजर। अगला है गार्ड रेल एंड टो बोर्ड। सो जब भी प्लेटफॉर्म बनेगा तो प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हम लोग एक टो बोर्ड बना देंगे, और उसका एक ऊपर एक मिड रेल और उसके ऊपर गार्ड रेल। ठीक। तो ये कंपोनेंट्स थे दोबारा से इमेज में। अभी आगे देखेंगे स्काफोल्डिंग के कुछ और पाइप्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, है ना, उसको देख लेते हैं। जैसे फिक्स्ड कपलर, यह भी क्या होता है जी? पाइप को, कंपोनेंट को कपल करता है। ठीक। स्वीवेल कपलर, ये भी एक कपलर है, कपलर का टाइप। फिक्स बीम कपलर, है ना, बीम को फिक्स रखने के लिए कपलर होता है। बीम कपलर्स, स्वीवेल बीम कपलर, स्लीव कपलर। ठीक। जो कि अपने ट्रांसफॉर्म को फिट करेगा और प्लेटफॉर्म को। पुट लॉक कपलर, मेटल डेक, मेटल डेक बोले तो प्लैंक्स, है ना, इसी तरीके का पटरा होगा जिसको कि एक जगह इकट्ठा करके हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल पोल लेडर, लेडर बोल लीजिए इसको। ये है बेस प्लेट, और ये हमारा क्या है जी? बोर है या फिर ब्रेस है। ठीक, ब्रेस भी बोलते हैं इसको। जीआई पाइप, जीआई पाइप बोले तो गैल्वेनाइज आयरन, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, गैल्वेनाइज आयरन, इसको शॉर्ट में जीआई पाइप्स बोला जाता है। इसका एक बीएस कोड है, तो ये है अपना बीएस कोड 1139। अभी इसका लेंथ 6 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर,
अपना इसका डाया वगैरह कितना होगा, 48.6 mm। थिकनेस होगा हमारा 4 mm। ये सारा कुछ इसका ब्रेस का होता है। अलग अलग ब्रेस का अलग अलग लेंथ वगैरह होता है, तो इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला और कंपोनेंट्स यहाँ बताया गया है, स्टैंडर्ड्स, ये सभी चीजें हम लोगों ने इमेज में देख लिया है। जैक बेस बोलिए, फिर बेस प्लेट बोलिए। एल्यूमिनियम स्टेट वे, यानी सीडी एल्यूमिनियम की, इसको बोलेंगे लेजर। ट्रांसोम, ठीक। टो बोर्ड, इस तरीके से हमारा टो बोर्ड होगा। प्लेटफॉर्म ब्रैकेट, ये प्लेटफॉर्म ब्रैकेट है। डायगोनल ब्रेस इस तरीके से रहेगा, डायगोनली। टाई बार, है ना, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म को टाई करेगा और लेजर को टाई करता है। तो ये कंपोनेंट्स थे। अभी एक और हमारा टाइप्स आ गया स्काफोल्डिंग का, सोरिंग स्काफोल्डिंग। सो सोरिंग स्काफोल्डिंग क्या है? So soaring scaffolding is used to support the framework या formwork during construction, particularly in project involving concrete structure। ठीक। तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, घर बनते हुए जब ढलाई का काम चलता है तो नीचे से सपोर्ट दिया जाता है, ठीक, ताकि मजबूती ऊपर बनी रहे जब तक कि ऊपर का ढलाई सूख ना जाए। ऊपर का जो भी कंक्रीट या सीमेंट्स वगैरह का जो घोल है, मेल है, उसको सूखने का जो समय दिया जाएगा, उसके नीचे क्या सपोर्ट दिया जाता है, पटरे का। और उसके नीचे सपोर्ट दिया जाता है इस तरीके के स्ट्रक्चर का। इसको बोलते हैं सोरिंग स्काफोल्डिंग, ठीक। इसका यूज कहाँ होगा? तो इसका फॉर्म वर्क इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ब्रिज एंड टावर कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है। यानी जो जब भी ढलैया का काम चलेगा या फिर किसी भी तरीके का मटेरियल को सपोर्ट देना होगा नीचे से, तो उसको हम सोरिंग स्काफोल्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है बर्ड केज स्काफोल्डिंग। So birdcage scaffolding is a type of supported scaffolding that consists of a large number of vertical poles arranged in row and connected by horizontal tubes. It is mostly used for at for work at single for work at single level, ठीक। यानी जो बर्ड केज स्काफोल्डिंग है, ये भी हमारा एक सपोर्टेड स्काफोल्डिंग का ही टाइप्स है। लेकिन इस पे हम लोग क्या काम करेंगे? तो इसमें मोस्टली हम लोग सिंगल इंस्टॉलेशन वर्क वगैरह करते हैं, जैसे कि सीलिंग वर्क हो गया, पेंटिंग का वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह का इंस्टॉलेशन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रूफ टॉप पे, ठीक। रूफ टॉप बोले तो छत पर, या कह लें सीलिंग पर, छत के नीचे का जो पार्ट होता है, सीलिंग। ये भी हमारा ट्यूब एंड कपलर्स के मदद से बनाया जाता है, पाइप्स के मदद से बनाया जाता है। अभी आ जाते हैं आगे। कॉमन हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद स्काफोल्डिंग इंक्लूड। कॉमन हैजार्ड्स, यानी जब भी आप लोगों को मैंने अभी जो टाइप्स बताए स्काफोल्डिंग के, उन पर काम जब भी आप करेंगे तो आपको क्या क्या कॉमन हैजार्ड्स मिलेगा, यानी क्या क्या खतरा आपको वहां पर मिलेगा। वर्कर्स अगर वो स्काफोल्डिंग पे काम करेंगे, किसी भी टाइप का स्काफोल्डिंग हो, तो उस पे कुछ ना कुछ खतरा होगा। तो क्या क्या खतरा होगा वही देखना है। सबसे पहला है फॉल्स फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से गिरने का खतरा, ठीक। ऊंचाई से गिरना, फॉल फ्रॉम हाइट एक खतरा है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हार्नेस बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट, लाइफ लाइन, फॉल बॉडी अरेस्टर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम ऊंचाई से ना गिरें। सेकंड है स्काफ होल्डिंग कोलैप्स। स्काफ होल्डिंग का अगर डिजाइन गलत होगा तो वो भी ढांचा ढह सकता है। स्काफ होल्डिंग का जो भी स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर सकता है। थर्ड है स्ट्रक्ट बाय हैजार्ड लाइक ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम स्काफ होल्डिंग। अभी कोई नीचे आने जाने का व्यक्ति है तो उसके सामने कुछ ऊपर से मटेरियल गिर सकता है जो कि स्काफोल्डिंग पर है, जिससे कि उसको दिक्कत होगा जो नीचे काम कर रहा है। फोर्थ है यूज ऑफ अनसुटेबल डैमेज्ड और फॉल्टी मटेरियल। अगर हम स्काफोल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें किसी तरीके का डैमेज मटेरियल, कमजोर मटेरियल या फॉल्टी मटेरियल
या जो मटेरियल सूट नहीं कर रहा है उसको जुगाड़ करके हम लोग स्काफ होल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो भी स्काफ होल्डिंग का हैजार्ड है। ओमिशन और रिमूवल ऑफ गार्ड रेल। अभी जो ऊपर गार्ड रेल होता है, इस तरीके से गार्ड रेल, मिड रेल और टो बोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको हटा देना है, फिर उसका यूज न करना, इंस्टॉल न करना भी एक हैजार्ड होता है। इन एडेक्वेटली सपोर्टेड स्काफोल्ड बोर्ड्स, यानी जो भी स्काफोल्डिंग के बोर्ड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको आप लोगों ने सही तरीके से नहीं लगाया है, इनएडिक्वेट लगाया है, तो भी एक हैजार्ड हो सकता है। नॉट प्रॉपर टाई इन और ब्रेसिंग, यानी जब भी हम स्काफ फोल्डिंग बनाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से टाई नहीं करते, बांधते नहीं है, मजबूती से कपल नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है, तो भी स्काफ फोल्डिंग कोलैप्स करने का चांस होता है। ठीक। डेब्रिस टूल्स एंड मटेरियल्स मूवमेंट। अभी स्काफ फोल्डिंग के ऊपर ईंटा, पत्थर, मटेरियल्स, टूल्स सब कुछ रखा जाएगा, वो भी अगर मूव कर रहा है, इधर उधर पैर से लग के गिर रहा है, जो भी चीजें हो रही है, तो भी एक स्काफोल्डिंग का कॉमन हैजार्ड है। अब इन हैजार्ड से कैसे बचा जाए उसको देख लेते हैं। सो व्हेन वर्किंग ऑन or around scaffolding, it is important to take the following precautions. First is wear personal protective equipment, यानी आपको सबसे पहले पीपीई पहन लेना है स्काफोल्डिंग पे जाने के लिए, जैसे हार्ड हैट, ग्लव्स एंड फॉल प्रोटेक्शन गियर। फॉल प्रोटेक्शन गियर में क्या जी, तो फुल बॉडी हार्नेस। नेक्स्ट है डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ द स्काफोल्ड, यानी स्काफोल्ड का जो लोड कैपेसिटी है उसको आप लोग एक्सीड न करें। एक्सीड बोले तो ओवरलोडिंग न करें। ठीक। ओवरलोडिंग करेंगे तो स्काफोल्डिंग कमजोर होगा और गिर जाएगा। कीप द स्काफोल्डिंग फ्री ऑफ डेब्रिज एंड क्लटर टू प्रिवेंट ट्रिपिंग हैजार्ड। स्काफ होल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है उस पे भी कुछ ना कुछ मटेरियल्स, डेब्रिज रख दिया जाता है, जिससे टकरा के ट्रिप कर जाते हैं और गिर जाते हैं हम लोग। ठीक। उससे भी इंजरीज होती हैं, तो इसको हम लोग क्या करना है, दूर रखना है, या वहां पे रखना ही नहीं है। फॉलो द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन व्हेन बिल्डिंग अ स्काफोल्ड, यानी जब भी आप लोग स्काफोल्डिंग को बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं या फिर इरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर यानी जिसने की कंपोनेंट्स वगैरह को बनाया है, वो एक अपना मैनुअल देता है, यूजर मैनुअल। आप लोग घर मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे, घर पे लाते होंगे, तो जब मोबाइल का अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसमें गाइड मिलता है, यूजर गाइड, यूजर मैनुअल बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर भी कुछ इंस्ट्रक्शन को लिख करके देता है कि आपको पाइपलाइंस को ऐसे जोड़ना है, ब्रेसिंग ऐसे करना है, क्रॉस ऐसे करना है, कपलर को ऐसे जोड़ना है, प्लेटफॉर्म ऐसे बिछाना है। तो उन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक। तभी स्काफोल्डिंग आपका मजबूत बनेगा। अवॉइड पावर लाइन बाय लीविंग एटलीस्ट 10 फीट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल हैजार्ड एंड द स्काफोल्ड। बोल रहा है कि जब भी आप लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, पावर केबल्स मिलेगा, इलेक्ट्रिकल लाइंस मिलेगी। सो उससे क्या करना है, कम से कम 10 फीट की दूरी बनाए रखनी है, जिससे कि आप इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार होने से बचेंगे। A competent person must sur supervise the building moving and dismantling, यानी जब भी स्काफोल्डिंग बनेगा या फिर उस पे काम होगा या फिर उसको डिसमेंटल किया जाएगा, तो वहां पे जो व्यक्ति होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है एक्सपीरियंस्ड, यानी उसको उस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। जब बिल्डिंग स्काफोल्डिंग को बिल्ड किया जा रहा है, इरेक्ट किया जा रहा है, या इधर उधर मूव किया जा रहा है, या उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो वहां पे काम करवा रहा होगा, सुपरवाइजर होगा, वो सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। तो ये प्रिकॉशंस थे कुछ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टैगिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि स्काफ फोल्डिंग में काम करने से पहले हमें क्या करना होता है,
इसका इंस्पेक्शन करना होता है, जांच करना होता है, और एक टैग प्रोवाइड करना होता है। ठीक। अभी टैग तीन तरीके का होगा, रेड टैग, येलो टैग एंड ग्रीन टैग। रेड टैग आपके सामने है, तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करता है ये टैग? तो रेड टैग इंडिकेट अनसेफ, डू नॉट यूज, है ना। जब भी आपको किसी स्कार्फ फोल्डिंग पे इस तरीके का रेड टैग मिलेगा तो समझ जाइएगा उस स्कार्फ फोल्डिंग को यूज नहीं करना है। ठीक। डू नॉट यूज दिस स्काफोल्ड, कीप ऑफ दिस स्काफोल्ड इज बीइंग इरेक्टेड, टेकन डाउन और हैज बीन फाउंड डिफेक्टिव। ठीक। रेड टैग का सीधा मतलब है कि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। येलो टैग, येलो टैग इंडिकेट करता है कॉशन, यानी सावधानियां, यानी आप ऐसा टैग अगर देखते हैं येलो टैग, तो आपको क्या करना है जी, स्कार्फ होल्डिंग पे सावधान रहना है। दिस टैग हैज बीन इरेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ओशा स्पेसिफिकेशन। दिस स्कार्फ होल्डिंग इज रेटेड 25, 50 एंड 75 पीएसएफ्स। ठीक। तो इस पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत होती है, कुछ खतरे मौजूद होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, उसका सावधानी बरत के। नेक्स्ट है ग्रीन टैग। ग्रीन टैग इंडिकेट्स रेडी टू यूज, यानी जब भी आपको इस तरीके से ग्रीन टैग मिलेगा स्कार्फ होल्डिंग पे, तो इसका मतलब है कि स्कार्फ होल्डिंग आपका क्या है जी, सेफ है, इट इज सेफ टू यूज। तो ये तीन तरीके का टैगिंग सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कार्फ होल्डिंग चेकलिस्ट। जैसा हम लोगों ने लैडर का चेकलिस्ट देखा था, कि लैडर का इस्तेमाल करने से पहले उसका एक एक पार्ट को चेक कर लेना है कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। ठीक। उसका वर्किंग कंडीशन कैसा है। सेम वही मेथड यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। आप लोग जब भी स्कार्फ फोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम उसका चेकलिस्ट तैयार कर लेंगे। चेकलिस्ट में स्कार्फ फोल्डिंग का एक एक पार्ट होता है जिसको कि आपको वेरीफाई करना होता है कि वो सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है, या उसकी मजबूती प्रॉपर है या नहीं है ना। वो काम करने के लिए उसका कंडीशन ओके है कि नहीं, यही हम लोग चेक करते हैं, और इसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, टैग प्रोवाइड करते हैं स्कार्फ फोल्डिंग पे। चलिए, तो अपना स्कार्फ फोल्डिंग यहीं तक था। स्कार्फ फोल्डिंग चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रेन सेफ्टी, जो कि अपना है मॉडल 10। मॉडल 10 अपना स्कार्फ फोल्डिंग, सॉरी, क्रेन सेफ्टी है, जो कि स्कार्फ फोल्डिंग के अगला चैप्टर है। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।